जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज पे। तो आइए आज की क्लास में हम लोग आधुनिक इतिहास को पढ़ेंगे और आधुनिक इतिहास में हम लोग पढ़ रहे थे कांग्रेस को। कांग्रेस के बारे में हमने पिछली कक्षा में अधिवेशन के बारे में चर्चा किया और आज हम लोग अधिवेशन से आगे पढ़े थे। अधिवेशन को हम लोग पिछले क्लास में समाप्त कर दिए थे। तो आइए आज की क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आपका यूट्यूब चैनल उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो के लास्ट तक बने रहे, बीच में से छोड़ करके नहीं भागे। आप जब तक पूरी बातों को विस्तार से समझेंगे नहीं तब तक आपको किसी भी चीज की डाउट क्लियर नहीं हो पाएगी। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे, क्लास को अवश्य पूरा करें। ये क्लास ज्यादा लंबा तो लेते नहीं है, पहले जो है 50-55 मिनट का क्लास हुआ करता था, अब इसको 30-35 मिनट के अंदर में ही निपटा देने की कोशिश करते हैं। और जो भी बातें हमने आधा घंटा 35 मिनट के अंदर जो भी बात चर्चा करते हैं उसको ऐसा नहीं है कि इसे जैसे तैसे नहीं, उसको जो है पूर्ण रूप से समझा करके जो है विस्तारित रूप से हम आपको बताते हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे। कांग्रेस के जो अधिवेशन था वो तो पिछले क्लास में हम लोग पूरा कर दिए थे, लेकिन एक चीज को आप ध्यान में रख लीजिए कि कांग्रेस का जो 1926 में जो अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का 1926 में जो अधिवेशन हुआ था दोस्तों, ये गुवाहाटी में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुवाहाटी में। गुवाहाटी के आसाम में हुआ था, असम में, ठीक, असम में। और कांग्रेस के इस अधिवेशन में जो है कांग्रेस के सदस्यों के लिए खादी वस्त्र को पहनने को जो है अनिवार्य कर दिया गया था। खादी वस्त्र पहनने के लिए अनिवार्य कर दिया था 1926 के कांग्रेस के गुवाहाटी अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता श्रीनिवास अयंगर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? श्रीनिवास अयंगर। श्रीनिवास अयंगर। पिछले क्लास में हमने 1926 के कांग्रेस अधिवेशन छूट गया था हमसे, ठीक, लेकिन ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि कांग्रेस को 1926 का अधिवेशन गुवाहाटी असम में हुआ था। श्रीनिवास अयंगर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी और इस अधिवेशन में कांग्रेस के सभी सदस्य के लिए खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। इसलिए जो है ये महत्वपूर्ण है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। देखिए, अब कांग्रेस के बारे में बहुत से लोगों ने टिप्पणी भी किया है। बहुत से लोगों ने कांग्रेस के बारे में क्या किया है? टिप्पणी भी किया है। जैसे कांग्रेस का अधिवेशन साल में एक बार होता था, प्रत्येक साल एक बार। 1885 में जब से कांग्रेस की स्थापना हुआ तो 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 इस तरह से आगे चलते रहा। तो प्रत्येक साल में एक बार कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, मतलब चलता था। तो प्रत्येक साल में कांग्रेस का अधिवेशन चलता था। तो बाल गंगाधर तिलक का कहना था, बाल गंगाधर तिलक का कहना था, कांग्रेस जो है साल में एक बार मेढक की तरह टरटराने वाली संस्था है। मतलब मेढक जो है साल में एक बार बरसात के समय में ही टरटराता है और कांग्रेस का अधिवेशन भी साल में एक बार हुआ करता था। तो बाल गंगाधर तिलक का कहना यह था कि कांग्रेस साल में एक बार मेढक की तरह टरटराने वाली संस्था है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक। और कांग्रेस का अधिवेशन प्रत्येक साल जो होता था तो वो 3 दिन तक चलता था। कांग्रेस का अधिवेशन प्रत्येक साल होता था तो 3 दिन तक चलता था। तो 3 दिन तक इसका अधिवेशन चलता था। तो अश्वनी कुमार दत्त का कहना था, अश्वनी कुमार दत्त इस बात को लेकर के यह टिप्पणी किया कि कांग्रेस का अधिवेशन जो प्रत्येक वर्ष 3 दिन तक जो चलता है, यह 3 दिन का तमाशा है। अश्वनी कुमार दत्त का क्या कहना था कि कांग्रेस अधिवेशन 3 दिन तक चलता है, वो क्या है? 3 दिन का तमाशा है। 3 दिन का तमाशा है। तो 3 दिन का तमाशा कौन बोला? अश्वनी कुमार दत्त बोला। साल में कांग्रेस मेढक की तरह टरटराने वाली संस्था है, ये किसने कहा? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा। ठीक इस तरह से कह करके जो है लोगों ने आलोचना किया था कांग्रेस का। और शुरुआती में जो है कांग्रेस के जितने भी सदस्य हुआ करते थे वो शिक्षित हुआ करते थे। तो लाला लाजपत राय का कहना था, लाला लाजपत राय का कहना था कि कांग्रेस जो है शिक्षित वर्गों का समूह है। शिक्षित वर्गों का क्या है? समूह है। क्योंकि शुरुआती में कांग्रेस में सिर्फ डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, सबसे ज्यादा उसमें वकील थे, ठीक। तो वकील, इंजीनियर, डॉक्टर मतलब बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हुआ करते थे। इसलिए लाला लाजपत राय ये कह करके संबोधित किए थे कि कांग्रेस क्या है? मतलब शिक्षित वर्गों का समूह है। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के प्रति सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत भी दिया था। सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत भी जो है लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। ये क्या होता है? मतलब किसी मशीनरी में, मैकेनिज्म में क्या होता है? सेफ्टी बल्ब लगाया जाता है पाइप में। वो क्या होता है? अंदर की प्रेशर को झेलता है। जब पाइप के अंदर ऑयल की प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाती है
तो सेफ्टी बल्ब हट जाता है और पाइप फटने से बच जाता है। इसी प्रकार जो है लाला लाजपत राय का कहना था, कांग्रेस जो है एक सेफ्टी बल्ब की तरह क्या है, एक संगठन है जो कि भारत में हो रही मतलब होने वाली जो है क्रांतिकारी को दबा दिया। मतलब अंग्रेजों को पता था कि 1857 की क्रांति के बाद जो भारतीयों में असंतोष फैला हुआ है, ये असंतोष कहीं ना कहीं एक व्यापक उग्र रूप धारण करेगी। मतलब 1857 की क्रांति के बाद जो है एक और बहुत बड़ा क्रांति होने वाला है। इसलिए जो है कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। तो इसी वजह से लाला लाजपत राय जो है कांग्रेस को सेफ्टी बल्ब की संज्ञा दिए थे, मतलब सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत दिए थे। इसे कांग्रेस की मदद से, कांग्रेस एक ऐसा संगठन होगा, मतलब अंग्रेजों के दिमाग की उपज थी कि कांग्रेस एक ऐसा संगठन होगा जिस संगठन के माध्यम से हम भारतीयों की विचारधारा को जान पाएंगे और भारत में हो रहे जन आंदोलन और जो होने वाले उग्र आंदोलन है इसको जो है दबाया जा सके। ठीक, तो इस वजह से लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को किस चीज की संज्ञा दी थी, सेफ्टी बल्ब की संज्ञा दी थी। और लाला लाजपत राय ने सेफ्टी बल्ब की तो संज्ञा दी ही थी और ये कहे थे कि कांग्रेस जो है डफरिन के दिमाग की उपज है। कांग्रेस की स्थापना जब 1885 में हुआ था, उस समय भारत के वायसराय हुआ करता था डफरिन, लॉर्ड डफरिन। तो A.O. ह्यूम भले कांग्रेस का संस्थापक था, पिता था, लेकिन डफरिन के मदद से ही जो है कांग्रेस की स्थापना हुआ था। इसलिए लाला लाजपत राय का कहना था कि कांग्रेस जो है किसकी उपज है, डफरिन के दिमाग की उपज है। और इसी वजह से सेफ्टी बल्ब के सिद्धांत भी लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। तो ये सब जो आलोचनाएं हैं इस चीज को आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। वही बंकिम चंद्र चटर्जी का कहना क्या था दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी, इनका कहना था कि कांग्रेस के जो लोग हैं पद के भूखे हैं। किसके भूखे हैं, पद के भूखे हैं। कांग्रेस के जितने भी लोग हैं वो पद के भूखे हैं। ये कथन किसका कहना था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ये कह करके आलोचना किए थे। अरविंद घोष जो है ये कह करके कांग्रेस की आलोचना किए थे। अरविंद घोष कि कांग्रेस जो है कुछ ही दिनों में क्षय रोग से मरने वाली है। क्षय रोग से क्या होने वाली है, कांग्रेस मरने वाली है। इसका मतलब कांग्रेस का समापन होना है। तो क्षय रोग से मरने वाली है कांग्रेस, ये आलोचना जो है अरविंद घोष कह करके किए थे। ठीक, तो इस भी चीज को आप क्या रखेंगे, आप याद रखेंगे। ठीक, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बिपिन चंद्रपाल का यह कहना था कि कांग्रेस याचना संस्था है। मतलब याचना करने वाली संस्था है। याचना करने वाली क्या है, संस्था है। मतलब 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुआ था तो कांग्रेस में जितने भी उदारवादी विचारधारा के मानने वाले लोग थे, शुरुआती में तो उदारवादियों का ही प्रभाव रहा कांग्रेस पर, तो उदारवादी विचारधारा के मानने वाले लोग अंग्रेजों के समक्ष भारतीय की मांग को जो है अनुनय विनय के माध्यम से रखते थे। अनुनय विनय पत्र के माध्यम से हाथ पैर जोड़ करके, विनय करके, विनती करके जो है एकदम लिबरल तरीके से जो है भारतीय के मांगों को कांग्रेस के समक्ष रखते थे। कांग्रेस कभी कभी इस मांग को मान भी लेता था, कभी कभी नहीं भी मानता था। तो इसीलिए बिपिन चंद्र पाल ने कहा कि कांग्रेस जो है याचना करने वाली संस्था है, यानी कि भीख मांगने वाली क्या है, संस्था है। ठीक, तो इस चीज को भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, याद रखना है। ये सब आलोचनाएं जो है ये सब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए जो है हमने आपके साथ यहाँ पे चर्चा कर दिया। लॉर्ड डफरिन उस समय का वायसराय हुआ करता था और डफरिन के शुरुआती दिनों में जो है कांग्रेस के साथ डफरिन का संबंध अच्छा था। जब 85 में कांग्रेस की स्थापना हुआ और ठीक एक साल बाद 1886 में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जब कलकत्ता में हो रहा था तो लॉर्ड डफरिन ने गार्डन पार्टी दिया था। कांग्रेस के अधिवेशन में जितने भी सदस्य उपस्थित हुए थे उस सारे सदस्यों को डफरिन ने मतलब भोज खिलाया था। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस का संबंध डफरिन से अच्छा है, तब तो डफरिन गार्डन पार्टी दे रहा है। और गार्डन पार्टी के संबंध में एक चीज और आप याद में रखिएगा कि कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ था। उस अधिवेशन में एसएन बनर्जी मतलब सुरेंद्र नाथ बनर्जी उस अधिवेशन में गए थे, लेकिन गार्डन पार्टी में वो उपस्थित नहीं हुए थे। डफरिन के द्वारा दिया जाने वाला गार्डन पार्टी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी उपस्थित नहीं हुए थे। तो 1885, 86, 87 तक जो है कांग्रेस का संबंध, डफरिन का संबंध कांग्रेस से अच्छा रहा, लेकिन आने वाला समय में जो है डफरिन का संबंध कांग्रेस से खराब हो गया। तो डफरिन जो है कांग्रेस को यह कहकर की आलोचना की कि कांग्रेस जो है अल्प जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब अल्प जनसंख्या मतलब छोटे से जनसंख्या का ये क्या करती है, अल्प जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है।
अल्प जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब कांग्रेस एक छोटी सी संस्था है जो कि कुछ लोगों की जनसंख्या का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। तो ये किसका मानना था दोस्तों, डफरिन का मानना था। वहीं लॉर्ड कर्जन जब 1905 में भारत का वायसराय कर्जन बना और कर्जन के समय ही 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, तो कर्जन का ये कहना था, लॉर्ड कर्जन का ये कह करके, मतलब लॉर्ड कर्जन कांग्रेस के संबंध में ये कह करके आलोचना उड़ाया कि कांग्रेस की महल कुछ ही दिनों में भरभराकर गिरने वाली है और मैं ये चाहता हूं कि कांग्रेस की महल, मतलब कांग्रेस को बर्बाद होते हुए मैं अपनी आंखों से देखूं। इसके किसका कथन था, तो कर्जन का कथन था कि कांग्रेस की महल भरभराकर गिरने वाली है। तो कर्जन के संबंध में भी इस बात को आप ध्यान में क्या करेंगे, रखेंगे। उसके बाद सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां, इसको मिटाते हैं, बहुत ज्यादा हो गया। सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां, अंग्रेजों ने सर सैयद अहमद खां को भड़काया था कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए। मतलब कांग्रेस के प्रति सर अहमद खां के दिमाग में जो है अंग्रेजों ने निगेटिव बात डाला, ठीक। तो सर सैयद अहमद खां ने यह कह करके कांग्रेस की आलोचना की थी कि कांग्रेस जो है न तो ये लोगों के द्वारा सोचा गया मतलब संस्था है, मतलब लोगों के द्वारा जो है सोचा समझा गया यह जो संगठन नहीं है, और नहीं जो है उनके द्वारा सोचा गया है, ठीक। मतलब इनका कहना यह था कि कांग्रेस जो संगठन है ये लोगों के द्वारा सोचा गया नहीं है, लोगों के द्वारा सोचा गया नहीं है। मतलब ये भी मानते थे कि कांग्रेस किसके दिमाग की उपज है, तो अंग्रेज के दिमाग की उपज है, मतलब लोगों के द्वारा सोचा गया ये संस्था नहीं है। यह कथन सर सैयद अहमद खां का था। बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में बता ही दिए, अरविंद घोष के बारे में बता ही दिए कि कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है, क्षय रोग से मरने वाली है। अरविंद घोष का कहना था कि कांग्रेस क्या है, भीख मांगने वाली संस्था है, भीख मांगने वाली संस्था है और यह क्षय रोग से क्या है, मरने वाली है, ठीक। और याचना करने वाली संस्था ये जो है बिपिन चंद्र पाल का कहना था, बिपिन चंद्र पाल का कहना था कि कांग्रेस जो है याचना करने वाली संस्था है। तो याचना और भीख दोनों आपको एक जैसा लगता है, तो याद रखेंगे भीख मांगने वाली संस्था कह करके अरविंद घोष संबोधित किए थे कि कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है, यह क्षय रोग से मर जाएगी। और बिपिन चंद्र पाल यह कह करके संबोधित किए थे कि कांग्रेस क्या है, याचना करने वाली संस्था है। यहाँ पानी गिर गया। आइए इससे आगे देखते हैं। अब आइए इससे आगे पढ़ते हैं। अब कांग्रेस का अधिवेशन हमने आपको बता दिया, कांग्रेस के बारे में जो आलोचनाएं हुई उसके बारे में बता दिया। अब देखते हैं कांग्रेस के नेतृत्व में होने वाला राष्ट्रीय आंदोलन। अब आइए राष्ट्रीय आंदोलन, कांग्रेस के नेतृत्व में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए उस चीज को आपको यहां से क्या करना है, पढ़ना है। कांग्रेस के नेतृत्व में क्या हुआ दोस्तों, राष्ट्रीय आंदोलन। इस चीज को आपको यहां से, राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है, इस चीज को आपको यहां से विस्तार से समझना है। इसके 3 चरण हैं। कांग्रेस के नेतृत्व में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए इसको 3 चरण में जो हम लोग बात करके पढ़ते हैं। एक प्रथम चरण में हम लोग उदारवादी चरण को देखते हैं, उदारवादी चरण को पढ़ते हैं। वहीं दूसरे चरण सेकेंड चरण में हम लोग उदारवादी के बाद उग्रवादी विचारधारा को पढ़ेंगे, उग्रवादी चरण को पढ़ेंगे। और वहीं तीसरे चरण में जो है गांधी युग को पढ़ेंगे, ठीक। कांग्रेस के नेतृत्व में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए इसको 3 चरण में बांट करके पढ़ेंगे। प्रथम चरण 1885 से 1905 तक, 1885 से 1905 तक जो चरण हुए इसको जो है प्रथम चरण यानी कि उदारवादी चरण के रूप में जानते हैं, या इसको आर्थिक राष्ट्रवादी युग, इसको जो है आर्थिक राष्ट्रवादी युग के नाम से भी
जानते हैं, आर्थिक राष्ट्रवादी युग के नाम से भी जानते हैं। दूसरा चरण जो 1905 से लेकर के 1905 से लेकर के 1919, इसको उग्रवादी चरण के रूप में जानेंगे। और तीसरा चरण जो है 1919 या 1917 भी कह सकते हैं, या 1919 से लेकर के 1947 तक जो है महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना है, गांधी युग। मतलब इस चरण में राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी जो है पूर्ण रूप से छाए रहे, मतलब गांधी जी का प्रवेश हो चुका था। 1915 में जब दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जब भारत आगमन हुआ उनका, तब से लेकर के 1917, 18, 1900 लेकर के 1919 से लेकर के जो है 1947 तक जो है महात्मा गांधी छाए रहे इस आंदोलन में। इस वजह से जो इस समय को जो है गांधी युग के नाम से जानते हैं। तो ये राष्ट्रीय आंदोलन जो 3 चरणों में हुआ, जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, उस समय कांग्रेस जो है बच्चा मतलब बाल्य अवस्था में था। मतलब इस समय जो कांग्रेस के नेताओं की जो मांग हुआ करते थे अंग्रेजों के समक्ष अनुनय विनय करके, अनुनय विनय, बच्चा की तरह गिड़गिड़ाता था, हमको ये चीज देना दीजिए, हमको वो चीज देना दीजिए। और कांग्रेस कभी कभी इसकी मांग को मांग भी लिया करता था, मान भी लिया करता था, कभी कभी जो है ठुकरा भी देता था। तो उदारवादी जो चरण है ये कांग्रेस की बाल्य अवस्था है, वहीं उग्रवादी जो चरण है ये जो है युवा अवस्था है। युवा अवस्था, जब आप युवा अवस्था में होते हैं तो आपका दिमाग में उग्रवादी विचारधारा, मतलब अनुनय विनय कम करके जो है उग्रवादी विचारधारा आपके दिमाग में पनपने लगते हैं। तो ये जो उग्रवादी विचारधारा के जो नेता थे, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, ये जो है कांग्रेस के समक्ष मांग अनुनय विनय करके नहीं रखते थे। ये जो है आंदोलन के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से पुरजोर तरीके से जो है अपनी मांग को कांग्रेस के समक्ष, कांग्रेस नहीं, अंग्रेजों के समक्ष अपनी मांग को रखते थे। तो वहीं उदारवादी विचारधारा के मानने वाले लोग अंग्रेजों के सामने अपनी मांग को अनुनय विनय करके जो है पत्र के माध्यम से, विनती के माध्यम से जो अपनी मांग को रखते थे। और उग्रवादी विचारधारा के लोग जो है आंदोलन करके, धरना प्रदर्शन करके जो है अपनी मांग को रखते थे। और उसके बाद गांधी युग को पढ़ेंगे 1919 से लेकर के 1947 के समय, गांधी विचारधारा से ये प्रभावित है। तो चलिए हम लोग पहले उदारवादी विचारधारा को पढ़ते हैं, उदारवादी युग को पढ़ते हैं। ठीक, उदारवादी युग को हम लोग पढ़ते हैं। उदारवादी युग 1885 से लेकर के 1905। ठीक, इसको जो है 1885 से 1905 के युग को आर्थिक राष्ट्रवादी युग भी कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया आर्थिक राष्ट्रवादी युग। मतलब कांग्रेस के उदारवादी जितने भी नेता थे ये जानते थे कि हमारा अधिकार क्या है, लेकिन इस समय कांग्रेस उतना मजबूत हुआ नहीं था। 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, तो इस समय कांग्रेस की स्थिति उतनी मजबूत थी नहीं, इसलिए अंग्रेजों के समक्ष जो है अनुनय विनय के माध्यम से अपनी मांग को रखते थे। और आर्थिक राष्ट्रवादी का युग इसलिए कहा जाता है कि जितने भी भारत में बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, मतलब कांग्रेस को जो नेता थे उदारवादी विचारधारा को मानने वाले, ये यहाँ के लोगों को ये समझाने का प्रयास किए कि कैसे धन यहाँ से जो है, भारत का धन ब्रिटेन जा रहा है, अंग्रेज यहाँ से कैसे धन को लूट करके जो है इंग्लैंड में ले जा रहा है, और जो अंग्रेज यहाँ जो व्यापार कर रही है, बिजनेस कर रही है, इससे जो है भारतीयों का कोई फायदा नहीं हो रहा है। और इस चीज को समझाने का प्रयास उदारवादी विचारधारा के लोगों ने यहाँ के लोगों को किया था। इस वजह से जो है इसको आर्थिक राष्ट्रवादी युग के नाम से भी दोस्तों जानते हैं। तो प्रथम चरण 1885 से 1905 का जो समय है, इसमें कांग्रेस को पौधे की तरह सींचा गया। कांग्रेस को जो है दोस्तों पौधे की तरह जो है एकदम सींचा गया, पौधे की तरह सींचा गया। ठीक, क्योंकि 1885 में इसकी स्थापना हुई, कांग्रेस को जो पौधे के सींच करके तैयार किया गया। ठीक, और उग्रवादी विचारधारा के लोग थे, वो वही लोग थे जो चाहते थे कि आज कांग्रेस की स्थापना हुई 85 में और 86-87 में जो है, मतलब वही बात हुआ कि आज हम आम का पेड़ लगाए और कल जो है वो फल देने लगे। ऐसा थोड़ी होता है, आम का पेड़ जब आप लगाएंगे तो उसको सींचेंगे, सींच करके उसको तैयार करेंगे, वो पौधा जो है जब बड़ा होगा तब उसमें जो है फूल आएंगे, मंजर आएंगे, तब जाकर के फल आएगा। लेकिन उग्रवादी विचारधारा के लोग जो थे वो ये चाहते थे कि कांग्रेस की स्थापना हुई और हम जो है तुरंत स्वराज की मांग करने लगे। तो ऐसा नहीं था, मतलब
1885 में जब इसकी स्थापना हुई तो 5-10 साल तक जो है मेहनत करके 5 साल तक मेहनत करके जो है कांग्रेस को मजबूत किया गया। पौधे की तरह सींचने का मतलब जो इसको मजबूत किया गया। ठीक, शुरुआती में जो उदारवादी विचारधारा के लोग थे इसमें जुड़े हुए वो थे आपके दादा भाई नेरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एस.एन. बनर्जी, आनंद मोहन बोस, ये सब जो है शुरुआती में जो है दादा भाई नेरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, ये सब उदारवादी विचारधारा के लोग थे। जब 85-86 के आसपास 85 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो 86 बीता, 86 में दूसरा अधिवेशन हुआ, 87 बीता, 87 में तीसरा अधिवेशन हुआ। तो जब उदारवादी विचारधारा के लोग अपनी मांग को अंग्रेजों के समक्ष रख रहे थे और अंग्रेज को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, तो उदारवादी विचारधारा के लोग सोचे कि इस तरह से जो है हम अनुनय विनय करके अंग्रेजों के समक्ष मांग कर रहे हैं, मांग को रख रहे हैं और अंग्रेज हमारी मांग को स्वीकार नहीं कर रहा है, तो कब तक जो है हम इस तरीका से अधिवेशन करते रहेंगे और इस तरीका से अपनी आवाज को उठाते रहेंगे। तो दादा भाई नेरोजी ने सोचा कि कांग्रेस की एक शाखा भारत के साथ साथ लंदन में भी खोला जाए, और अगर हम लंदन में चल करके हम नेता लोग लंदन में चल करके कांग्रेस की एक शाखा वहां पे स्थापित करेंगे और वहां पर हम भारतीयों की मांग को उठाएंगे तो हो सकता है अंग्रेज हमारी बात को मान लेगा। ठीक, तो 1885-86 के बाद 1887 के आसपास जो है 1887 के आसपास सुरेंद्र नाथ बनर्जी लंदन गए। उसके बाद 1887 के बाद 1888 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं, दादा भाई नेरोजी जो है 1887 में कहाँ गए? लंदन गए। फिर 1888 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी लंदन गए। ये सब मतलब कांग्रेस के जो उदारवादी विचारधारा के लोग थे इनका जो है कूच लंदन की तरफ होने लगा। मतलब ये चाहते थे कि भारत में हम अपनी मांग को रख रहे हैं तो अंग्रेजों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो चलिए हम लंदन में चल करके अंग्रेजों के समक्ष अपनी मांग को रखते हैं। तो 1887-88 के आसपास दादा भाई नेरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये सब जो है कहाँ गए? लंदन गए। और लंदन जाकर के कांग्रेस ने ब्रिटिश समिति की गठन की। ब्रिटिश समिति की गठन की कब? 1889 में। ठीक, ब्रिटिश समिति की गठन 1889 में की। ब्रिटिश समिति की गठन 1889 में की और कहां की? लंदन में किए। और दादा भाई नेरोजी शुरुआती दिनों में मतलब 87 में जब ये लंदन गए थे तो 87, 88, 89, 90, 91, 92 मतलब शुरुआती के 5-7 साल जो है लंदन में अच्छा खासा समय ये गुजारे। और लंदन में ब्रिटिश समिति की गठन 1889 में किया गया। इस बात को, इस पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे कि ब्रिटिश समिति की गठन लंदन में 1889 में कांग्रेस के उदारवादी नेताओं के द्वारा किया गया था, जिसमें दादा भाई नेरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये सब जो है प्रमुख थे। और इस मकसद से किया गया था कि भारत में हम अपनी मांगों को रख रहे हैं तो अंग्रेज नहीं मान रहा है, शायद लंदन में कांग्रेस की अगर एक शाखा को हम स्थापित करेंगे और वहां पर हम अपनी मांगों को रखेंगे तो शायद अंग्रेजों के ऊपर कुछ प्रभाव पड़ेगा। ठीक, और प्रभाव पड़ा ही। 85 में जब कांग्रेस की स्थापना हुआ तो 85, 86, 87, 88, 89, 90 मतलब जिन अधिवेशन हुए तो वो सब अधिवेशन का प्रभाव ये हुआ कि यही सब उदारवादियों के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा जो अधिवेशन चलाए जा रहे थे, तो यही सब अधिवेशन का प्रभाव ये हुआ दोस्तों कि 1892 में अंग्रेजों को जो है एक अधिनियम जारी करना पड़ा। अंग्रेजों को एक अधिनियम जारी करना पड़ा और उस अधिनियम में ये प्रावधान लाए गए थे कि भारतीयों को बजट पर बहस करने का प्रावधान मतलब अधिकार मिला। 1892 का जो अधिनियम बनकर के आया वो कांग्रेस के उदारवादी नेता के दबाव में ही बनकर के आया। मतलब कांग्रेस के उदारवादी नेता के जो विचार थे, ये जो अपनी मांग को रख रहे थे, है ना, 5-7 साल तक अपनी मांग को रखे अधिवेशन के माध्यम से, वही अधिवेशन का प्रभाव ये था कि 1892 का जो अधिनियम था वो बनकर के आया और इस अधिनियम में भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार मिला। मतलब बजट पर आप बहस कर सकते हैं लेकिन मतदान नहीं कर सकते हैं। मतदान करने का अधिकार नहीं मिला था लेकिन बजट पर बहस करने का अधिकार मिला। वहीं केंद्रीय विधानसभा और राज्य विधानसभा में जो है सीटों की संख्या बढ़ाई गई। ठीक, और केंद्रीय विधानसभा के चुनाव में जो गैर सरकारी सदस्य भाग लेते थे, उस गैर सरकारी सदस्य जो भाग लेने वाले थे केंद्रीय विधानसभा के चुनाव में, उसको जो है अप्रत्यक्ष तौर पर जो है निर्वाचन अप्रत्यक्ष तौर पर चुनाव करने का अधिकार, मतदान करने का अधिकार भारतीयों को मिला। ठीक, तो ये सब जो अधिकार है, जैसे कि बजट पर बहस करने का अधिकार, केंद्रीय विधानसभा, केंद्रीय राज्यसभा में सीटों का जो है बढ़ाना, उसके बाद भारतीयों को अप्रत्यक्ष तौर पर
मतदान करने का अधिकार, ये सब जो अधिकार जो है 1892 का जो अधिनियम बनकर के आया था, इसमें जो ये सब अधिकार मिले थे। और इसका प्रभाव ये था कि कांग्रेस के उदारवादी नेता की विचारधारा का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक, तो यहां तक आप समझ गए कि 1887 में ये लोग लंदन गए, दादा भाई नेरोजी। 1889 में ब्रिटिश समिति की स्थापना की लंदन में। और दादा भाई नेरोजी ये चाहते थे कि जिस तरह से भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन प्रत्येक वर्ष भारत में हो रहा है, उसी तरीका से जो है भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन लंदन में भी हम करें, लंदन में भी करें। तो 1892 में दादा भाई नेरोजी के मन में यह विचार आया कि 1892 में हम कांग्रेस का अधिवेशन कहां करें, लंदन में करें। लेकिन लंदन में 1892 में होने वाला था आम चुनाव होने वाला था। ठीक, तो 1892 में आम चुनाव होने वाला था, जिस वजह से 1892 का जो अधिवेशन लंदन में न होकर के कहां हुआ, भारत में ही संपन्न हुआ। ठीक, तो 1892 के बारे में आप ये बात को आप ध्यान में रखेंगे, इसको आप मिटाते हैं। तो जब 1892 में जो लंदन में आम चुनाव हो रहे थे और यहां पर जब कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ और लंदन की जगह जब भारत में ही अधिवेशन हुआ, तो दादा भाई नेरोजी ने फिर सोचा कि क्यों ना हम इस चुनाव में भाग लें, मतलब चुनाव लड़े। दादा भाई नेरोजी के मन में यह आया, अगर हम लंदन में जो केंद्रीय विधानसभा की चुनाव 1892 में चल रही है, तो क्यों ना हम इस चुनाव को लड़े। अगर हम इस चुनाव को लड़ते हैं, अगर इस चुनाव में हम जीत जाते हैं, तो लंदन की विधानसभा में जाकर के हम भारतीयों के समक्ष में जो है भारतीय के लिए हम आवाज उठाएंगे और तब जाकर के हम अपनी मांग को रख सकते हैं। तो दादा भाई नेरोजी ने लंदन में हो रहे 1892 के आम चुनाव में चुनाव भी लड़े और लंदन के किंग्सबरी क्षेत्र से जो है ये चुनाव लड़े। ठीक, तो दादा भाई नेरोजी चुनाव लड़े, मतलब इससे पहले भी जो है एक व्यक्ति व्योमेश चंद्र बनर्जी चुनाव लड़े थे। पहले भारतीय व्योमेश चंद्र बनर्जी हुए जो लंदन के विधानसभा का चुनाव लड़े थे, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। वहीं दादा भाई नेरोजी 1892 के लंदन में हो रहे आम चुनाव के चुनाव लड़ते हैं और इस चुनाव में इनकी जीत हो जाती है। और कहां से चुनाव लड़ते हैं, तो किंग्सबरी क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं। और 1892 से लेकर के 95 तक 1892 से लेकर के 1895 तक लंदन के विधानसभा, मतलब लंदन के संसद के ये सदस्य बने रहते हैं दादा भाई नेरोजी। वहीं दादा भाई नेरोजी लिबरल पार्टी से चुनाव लड़े थे। कहां से, मतलब लिबरल पार्टी, किंग्सबरी से तो चुनाव लड़े ही थे, और किस पार्टी से लड़े थे, तो दादा भाई नेरोजी लिबरल पार्टी से चुनाव लड़े थे। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, तो अगर आपके एग्जाम में प्रश्न इस तरह कैसे आए कि लंदन में जो है, मतलब ब्रिटेन या लंदन में जो है प्रथम कौन सा भारतीय हुए जो चुनाव लड़े वहां की, मतलब केंद्रीय विधानसभा की चुनाव, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी लड़े थे, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। वहीं दादा भाई नेरोजी जो है प्रथम सदस्य बनने वाले व्यक्ति हुए, प्रथम ऐसे भारतीय सदस्य हुए जो कि लंदन के विधानसभा के ये सदस्य बने थे। ठीक, केंद्रीय विधानसभा के सदस्य बनने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हुए, दादा भाई नेरोजी हुए। दादा भाई नेरोजी किंग्सबरी से लिबरल पार्टी क्षेत्र से चुनाव लड़े थे और ये 1892 से लेकर के 1895 तक वहां के सदस्य बने रहे। वही दादा भाई नेरोजी पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना की। दादा भाई नेरोजी जो है पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना की है, पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना की है। और ये गणना किए थे दोस्तों 1866-67 के आसपास। और जब दादा भाई नेरोजी पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना किए, उस समय प्रति व्यक्ति जो आय है 20 रुपया प्रति वर्ष होता था, 20 रुपया वार्षिक होता था, 20 रुपया वार्षिक। जिस समय दादा भाई नेरोजी राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय आय की गणना की है, तो प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया हुआ करता था प्रति वर्ष। और दादा भाई नेरोजी ने ही धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। धन निष्कासन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो दादा भाई नेरोजी के द्वारा ही दिया गया। धन निष्कासन सिद्धांत के तहत दादा भाई नेरोजी ने यह बात समझाने का प्रयास किया कि किस तरह से जो है भारत की धन निकल करके कहां जा रही है, ब्रिटेन, लंदन जा रही है, और उस धन से भारतीयों को किसी भी प्रकार का फायदा नहीं हो रहा है। तो पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नेरोजी के द्वारा किया गया। धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नेरोजी के द्वारा किया। दादा भाई नेरोजी के द्वारा ये लिबरल पार्टी के चुनाव लड़े थे किंग्सबरी से, और जो है 1892 से 95 तक ये जो है लंदन के केंद्रीय विधानसभा के सदस्य बने रहे। तो इस चीज को जो है आप ध्यान में रखेंगे। वही भारत का आर्थिक इतिहास,
भारत के आर्थिक इतिहास की रचना आरसी दत्त के द्वारा किया गया। भारत का आर्थिक इतिहास, भारत के आर्थिक इतिहास, ये जो बुक है ये आरसी दत्त के द्वारा इस बुक की रचना किया गया था। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वन लाइनर क्वेश्चन यहां से बनता है कि भारत का आर्थिक इतिहास नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया था, तो आरसी दत्त के द्वारा किया गया था। तो ये सब चीजें थी दोस्तों, हमने आपके साथ ये सब चीजों को शेयर किए, हमने आपको समझाने का प्रयास किया, आपको पूर्ण रूप से समझ में आया ही होगा। और एक चीज और ध्यान में रखेंगे कि दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये सब जो है जब कहां गए, लंदन गए 1887-88 में, जब दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जब लंदन गए, और 1889 में, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि 1889 में जब ये लंदन गए तो ब्रिटिश समिति का ये लोग गठन किए थे। ब्रिटिश समिति, थोड़ी देर पहले हमने आपके साथ चर्चा किया था, ब्रिटिश समिति का जब ये लोग गठन किए थे 1889 में, कांग्रेस का ये मतलब एक शाखा ही था ब्रिटिश समिति, जिसकी स्थापना लंदन में की गई थी। तो इस समिति के माध्यम से ये लोग जो है इंडिया नामक पत्रिका निकाले थे, इंडिया नामक पत्रिका जारी किए थे। और इंडिया नामक पत्रिका जारी करके इस पत्रिका के माध्यम से भारतीय की मांग को रखते थे। मतलब आपको यह चीज आपको ध्यान में रखना है कि इंडिया नामक पत्रिका कहां जारी किया गया था, लंदन में जारी किया गया था, ब्रिटिश समिति के माध्यम से, जो कांग्रेस की दूसरी शाखा 1889 में लंदन में दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी इत्यादि लोगों ने मिलकर के लंदन में इस ब्रिटिश समिति की स्थापना की। तो ये लोग जो है वहां इंडिया नामक पत्रिका निकाले थे, और इंडिया नामक पत्रिका निकाल करके भारतीय की मांग को ब्रिटिश के समक्ष जो है, अंग्रेजों के समक्ष रखते थे। तो दोस्तों आज की क्लास को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। आप हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहें। एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, बैक करके देखिए, रोक करके देखिए, और यहाँ से समझने का प्रयास कीजिए, और इसको जो है आप नोट्स बनाते चलिए। जो भी चीजों को हम बोलते हैं और जो भी चीजों को हम बोर्ड पे लिखाते हैं, अगर हम एक एक लाइन को अगर हम लिखाने लगे बच्चों की तरह, आप बच्चे नहीं हैं, आप जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आप लोग जो ग्रेजुएट हैं, सामान्य तौर पर ग्रेजुएशन करने के बाद ही कंपटीशन की तैयारी की जाती है, तो आप लोग ग्रेजुएट है, और ग्रेजुएट छात्रों को पढ़ाना, एक एक लाइन लिख करके पढ़ाना संभव नहीं हो पाता है। इस वजह से जो भी चीजें हमने आपको बोल करके समझाने का प्रयास किया, लिख करके समझाने का प्रयास किया, इसी चीज को जो है आप नोट्स के तौर पे बना लीजिए, और इसको आप बार बार पढ़ेंगे, बार बार हमारा क्लास करेंगे, तो जो है आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, और आपको याद भी हो जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो ये जो अपना YouTube चैनल है उन्नयन ज्ञान बिंदु GS स्टडीज, इसको आप लोग सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के भी शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट करना ना भूले। जो भी चीज आप सुझाव देना चाहते हैं, जो भी अपनी मांग को रखना चाहते हैं, जो भी चीजें अगर आपको समझ में नहीं आए, पसंद नहीं आए, तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमें सूचना कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी है, आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी जो है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।